हेलो दोस्तों, पुनित स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लुसेंट के कंप्लीट फिजिक्स को ऑडियो फॉर्म में देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। मात्रक दो होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई का मीटर होता है एसआई मात्रक, द्रव्यमान का केजी होता है, समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण को मोल में मापते हैं। पुनः एक बार फिर सुने। मूल मात्रक 7 होते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ का परिमाण को मोल में मापते हैं। कुछ संपूरक मूल मात्रक होते हैं, जैसे समतल कोण का रेडियन और घन कोण का एस्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का एस्टेरेडियन। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.4610 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.4610 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बल की सीजीएस मात्रा में डाइन होता है और एसआई में न्यूटन होता है। बल की सीजीएस मात्रा में डाइन होता है और एसआई मात्रक में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कार्य की सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई में जूल। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁻15 को फेंटो, 10⁻⁻18 को एंटो। एक बार पुनः सुने। 10⁻⁻1 को डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁻15 को फेंटो और 10⁻⁻18 को एंटो बोलते हैं। अदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश राशि को एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो। उ से ऊर्जा, स से समय, अ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, को से कार्य, च से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और एसआई मात्रक मीटर होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसको मंदन बोलते हैं। यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसको मंदन बोलते हैं। तोप से छूटा गोला, जहाज से गिरा बम, धनुष से छूटा तीर का मार्ग परवलयाकार होता है। ये प्रक्षेय गति का उदाहरण है। तोप से छूटा गोला, जहाज से गिरा बम, धनुष से छूटा तीर का मार्ग परवलयाकार होता है। ये प्रक्षेय गति का उदाहरण है। प्रक्षेय गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति करती है।
अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि उसका वेग दिशा के साथ रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और द्वितीय से बल का व्यंजक मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा और द्वितीय से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F इक्वल टू ma। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे में रॉकेट को उड़ने में नाव से कूदना पर नाव का पीछे की ओर जाना, बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धाका लगाता है, सब तृतीय नियम पर आधारित है। कहते कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है। आवेग इक्वल टू होता है बल इंटू समय अंतराल। आवेग इक्वल टू होता है बल इंटू समय अंतराल। अभिकेंद्रीय बल, इसमें बल वृत्त की केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल, इसमें बल वृत्त की केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू होता है mv²/r। अपकेंद्रीय बल, इसमें बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल में जो बल होता है वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाले कुछ मशीनें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा। सरल मशीन एक आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़े धोने वाली मशीन। पुनः फिर सुने, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा धोने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार काम करता है। अब कार्य, ऊर्जा और शक्ति को देखेंगे। W बराबर Fs होता है। W बराबर Fs cos थीटा भी होता है। कार्य करने की क्षमता होता है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो क्षमता आती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कार्य जो क्षमता होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी PE पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। अर्थात गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नहीं नष्ट हो सकता है और न ही उत्पन्न हो सकता है, उसका रूपांतरण हो सकता है। जैसे कुछ रूपांतरित करने वाले मशीनों को देखेंगे, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में बदलता है।
सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। सेल रासायनिक से विद्युत में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में बदलता है। सितार यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा में, बल्ब विद्युत को प्रकाश प्लस ऊष्मा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में, सेल रासायनिक से विद्युत में, ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध p²/2m होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध p²/2m होता है। संवेग इक्वल टू होता है mv। संवेग इक्वल टू होता है mv, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात पावर इक्वल टू होता है W/T। पावर इक्वल टू होता है W/T। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। कहते कि वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ये सब शक्ति का मात्रक है। वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। अब पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, अर्थात F = G(m1m2/r²). F = G(m1m2/r²). बड़ा G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणांक नियतांक है, अर्थात बड़ा G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़ा G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। एक बार पुनः सुनेंगे। बड़ा G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। गुरुत्वजनित त्वरण अर्थात छोटा G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वजनित त्वरण छोटा G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है तथा घटने पर ज़्यादा होता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान 0 हो जाएगा। लिफ्ट में स्थित पिंड को भार को देखेंगे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे आएगी तो घटा हुआ प्रतीत होता है। जब वेग समान हो तो वस्तु ऊपर या नीचे जाए भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। वेग जब समान हो तो वस्तु ऊपर या नीचे जाए भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यहाँ भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होगी तथा पिंड का भार 0 हो जाएगा। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यहाँ भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होगी तथा पिंड का भार 0 हो जाता है।
नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर छत से जा लगेगा। ग्रहों का नियम, तो ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। सूर्य के निकट ग्रह बुध की परिक्रमण काल 88 दिन और दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 दिन है। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल कहता है कि ऊंचाई पर निर्भर करता है। अधिकतम ऊंचाई हो तो चाल उतनी ही कम होगा। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात स्पष्ट जान लें कि उपग्रह का कक्षीय चाल जो होता है ऊंचाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखेंगे भू-अस्थायी उपग्रह। तो भू-अस्थायी उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है 24 घंटा। भू-अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। पहली बार सोचा था आर्थर सी क्लार्क ने। अर्थात भू-अस्थायी उपग्रह के बारे में सबसे पहले बार आर्थर सी क्लार्क ने सोचा था। प्लायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्लायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अब देखेंगे बल को। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी P = F/A होता है। P = F/A होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार = 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार = 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के माउंटेन पेन से स्याही का रिसना, इस सब का रीजन क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का कम होना। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। इससे मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संकेत होती है। जब धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा होने की संकेत होती है। जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की संकेत होती है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर जाए नीचे तो आंधी आने की संकेत होती है। धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संकेत होती है। जब वही धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संकेत होता है। द्रव में दाब का नियम पास्कल ने दिया था। द्रव में दाब का नियम पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। तथा गर्म करने पर जिसका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटेगा। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अब पलवन को देखेंगे। पलवन का नियम आर्किमिडीज ने दिया। पलवन का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभास की कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन होता है।
अपेक्षित घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व। यह एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है। बर्फ समुद्र में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है। पानी में बर्फ तैर रहा है तो पिघलने पर उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात एक बर्तन में बर्फ तैर रहा है, पूरा बर्फ पिघल जाने पर पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर अर्थात दूधमापी से की जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर अर्थात दूधमापी से की जाती है। अब देखेंगे पृष्ठ तनाव। संसर्जक बल एक ही पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। ठोसों में यह अधिक होता है, गैसों में नगण्य होता है। असंसर्जक बल दो भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। इसी के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। किस नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है, यह खोखली होती है। किसिकत्व के उदाहरण ब्लूटिंग पेपर का सूखना, लालटेन में तेल का चढ़ना, पेड़ों में जल का चढ़ना। साबुन डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। साबुन डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। पानी मिट्टी तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखेंगे श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण है। श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। बर्नौली की प्रमेय बेटोरीमीटर। बर्नौली की प्रमेय बेटोरीमीटर। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय होता है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगा समय होता है। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। झूला झूलते समय कूलर की खाड़ हो जाए तो झूला की आवर्तकाल कम हो जाए, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दौड़ करने लगता है। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाए तो झूले की आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर घड़ी की आवर्तकाल बढ़ जाती है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि ऊपर या नीचे पर जी का मान कम होता है। लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर वहाँ भारहीनता के कारण जी इक्वल टू 0 हो जाता है। घड़ी की आवर्तकाल अनंत हो जाता है, घड़ी काम नहीं करेगी। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम, आवर्तकाल कम तो घड़ी तेज चलती है। चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाता है घड़ी क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में होती है। अनुदैर्ध्य तरंग समानांतर चलती है जैसे में ध्वनि। अनुप्रस्थ तरंग लंबवत चलती है जैसे में प्रकाश। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर। सभी विद्युत चुंबकीय फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण उदासीन होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है, उसके पास ऊर्जा होता है, समय है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग गुण उदासीन होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश के वेग समान होता है, ऊर्जा और वेग दोनों होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल। गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होता है। गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होता है। एक्स किरण की खोज करता है रॉन्ट्जन और इसका यूज चिकित्सा क्षेत्र में होता है। पराबैंगनी की खोज करता है राइटर। पराबैंगनी की खोज करता है राइटर। दृश्य किरण की खोज करता है न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज करता न्यूटन। और रक्त किरण का हर्शेल। और रक्त किरण का हर्शेल। लघु तरंग का हेनरिक। लघु तरंग का हेनरिक। दीर्घ रेडियो का मार्कोनी। दीर्घ रेडियो का मार्कोनी। अब पढ़ेंगे ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। श्रव्य तरंग 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होता है और ये मनुष्य सुनता है। पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला, जो कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुनता है। एक बार फिर सुनेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग। अश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाला होता है। श्रव्य तरंग जो होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है और यही हमारा कान सुनता है। पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अर्थात कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुनता है। पराश्रय तरंग का यूज संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई, वायुयान, कीमती कपड़ा, घड़ी की ऊर्जा को साफ करने में, चिमनी की काली हटाने में, दूध से जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग और ट्यूमर के उपचार में होता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। पराश्रय तरंग का यूज संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई, वायुयान की कीमती कपड़ा को साफ करने में, चिमनी की कालीन मिटाने में, दूध से जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग में और ट्यूमर के उपचार में। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज़्यादा ठोस में, तब द्रव में और तब गैस में चलती है। माध्यम बदलने पर चाल तरंग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, अर्थात आवृत्ति नहीं चेंज होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव होता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव होता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाता है। ध्वनि की लक्षण 3 होता है: प्रबलता, तरत्व और गुणता। ध्वनि की 3 लक्षण होता है: प्रबलता, तरत्व, गुणता। जो प्रबलता होता है यह तेज या मंद सुनाई देता है। तरत्व होता है मोटी या पतली। गुणता होता है प्रबलता तथा तरत्व के बीच अंतर को दर्शाता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। ध्वनि की 3 लक्षण होते हैं। प्रबलता जो होता है इसके कारण होता है तेज या मंद सुनाई देना। तरत्व होता है मोटी या पतली सुनाई देना। गुणता होता है प्रबलता और तरत्व के बीच में अंतर दर्शाता है। आवृत्ति अधिक, तरत्व अधिक तो जो पतली आवाज आएगा, आवृत्ति अधिक, तरत्व अधिक तो जो आवाज आएगा वह पतली आएगा। लेकिन आवृत्ति कम, तरत्व भी कम तो मोटा आवाज आएगा। पुनः एक बार फिर सुने। आवृत्ति अधिक, तरत्व अधिक तो आवाज पतली आएगा। आवृत्ति कम, तरत्व कम तो आवाज मोटा आएगा। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने की मात्रक बेल। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने की मात्रक बेल। मनुष्य का अधिकतम श्रव्य सीमा 95 dB होता है, इससे ज़्यादा नहीं सुनेगा। प्रतिध्वनि का न्यूनतम दूरी 17 मीटर होता है और एक्यूरेट की बात किया जाए तो 16.6 मीटर होता है। प्रतिध्वनि का न्यूनतम दूरी 17 मीटर होता है। एक्यूरेट की बात किया जाए तो 16.6 मीटर होता है। हमारे ध्वनि पर कान का प्रभाव 1/10 सेकेंड होता है। हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड है। ध्वनि की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देता है, इसका रीजन है अपवर्तन।
ध्वनि की चाल वायु में 30-32 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जल में 14 से 83 मीटर प्रति सेकेंड होती है, लोहा में 51-30 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वहीं एल्कोहल की बात किया जाए तो 1213 मीटर प्रति सेकेंड होती है। समुद्री जल की बात किया जाए तो 1530 मीटर पर सेकेंड होती है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जल में क्या होता है, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है, लोहा में 29 मीटर सेकेंड होता है, एल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड होता है, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। मैक संख्या का यूज वायुयान में होता है। मैक संख्या का यूज वायुयान में होता है। एक से अधिक जो होता है मान वो पराध्वनि का होता है। एक से अधिक जो मान होता है पराध्वनिक होता है। 5 से अधिक होता है उसको अति पराध्वनिक बोलते हैं। अब पढ़ेंगे ऊष्मा। परम शून्य टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। पारा जो है -39 डिग्री सी पर जमता है। एल्कोहल -115 डिग्री सी पर जमता है। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर पहले कम होता है, बाद में बढ़ता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर पहले कम होता है, बाद में बढ़ता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। ऊष्मा का संचरण ठोसों में चालन विधि से होता है। ऊष्मा का संचलन ठोसों में चालन विधि से होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। जो प्रकाश होता है वो विकिरण माध्यम से आता है। न्यूटन का शीतलन नियम समान अवस्था बनाए रखने पर विकिरण द्वारा किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसका ठंडे होने की दर भी कम होता जाएगा। किरचॉफ का नियम अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। एक काली एक सफ़ेद वस्तु समान ताप पर गर्म करके अंधेरा में रखा जाए तो काली वस्तु ज़्यादा चमकेगी। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, घटाने पर घटता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, घटाने पर घटता है। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। वाष्पीकरण द्रव का वाष्प में बदलना। वाष्पीकरण द्रव का वाष्प में बदलना। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कहते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था 1678 ईस्वी में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था 1678 ईस्वी में। प्रकाश तरंग निर्वात में भी जा सकती है। प्रकाश तरंग निर्वात में भी जा सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्रुवण की घटना से स्पष्ट होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह ध्रुवण की घटना से स्पष्ट होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। इसको फोटॉन सिद्धांत से भी बोला जाता है। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश को कभी तरंग कभी कण माना गया है। प्रकाश को कभी तरंग कभी कण माना गया है। यही दोहली आवृत्ति है। यही दोहली आवृत्ति है। पहली बार प्रकाश की वेग को रोमन ने नापा था।
पहली बार प्रकाश की वेग को रोमर ने नापा था। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक अधिक होता तो चाल कम होगा। अपवर्तनांक अधिक होता तो चाल कम होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.28 सेकेंड समय लगता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.28 सेकेंड लगता है। प्रदीप्त वस्तु स्वयं की प्रकाश से उत्सर्जित होता है। प्रदीप्त वस्तु स्वयं की प्रकाश से उत्सर्जित होता है, जैसे सूर्य और बल्ब। और प्रदीप्त स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे मेज और कुर्सी। अप्रदीप्त वस्तु स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे मेज और कुर्सी। पारदर्शक वस्तु वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण निकल जाती है। पारदर्शक वस्तु वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश निकल जाती हो। अर्धपारदर्शक वे वस्तु जिसे कुछ किरण को अवशोषित कुछ को जाने देता है। अर्धपारदर्शक वे वस्तु जिसे कुछ किरण को अवशोषित कर लेता है, कुछ को जाने देता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल का कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल का कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के परावर्तन का नियम प्रकाश के निचले सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना है। इसके दो नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण से परावर्तन। दर्पण के सामने जितने दूर वस्तु रखने पर उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। दर्पण के सामने जितने दूर वस्तु रखेंगे सामने उतना ही दूर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, उल्टा, बराबर होता है। एक व्यक्ति भी चाल से चले तो दर्पण में 2 भी प्रतीत होगा। एक व्यक्ति भी चाल से चले तो दर्पण में 2 भी प्रतीत होगा। आपतित किरण नियत है। दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अगर समतल दर्पण का कोण कोई किरण लंबवत आती है तो बिना कोण बनाए वापस लौट जाती है। अगर समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आती है तो वह बिना कोण बनाए वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे C और F के बीच में बनता है। छोटा और सीधा आभासी होता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से पीछे बनता है, C F के बीच में, छोटा, सीधा, आभासी। उत्तल दर्पण के यूज की बात किया जाए तो साइड मिरर के रूप में होता है, सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। उत्तल दर्पण की यूज की बात किया जाए तो साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। अपवर्तन के नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। साइन I बाई साइन R इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तन वाली घटना को देखेंगे। पानी में छड़ी का टेढ़ी दिखना अपवर्तन की घटना देखेंगे। पानी में पड़ी छड़ी का टेढ़ी दिखना, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वाली घटना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी प्रणाली का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है।
लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता यानी P = 1/f होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं, अर्थात P = 1/f होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा डायोप्टर होता है जिसको D से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। P = 1/f होता है। दो लेंसों को सटा कर रखें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है। दो लेंसों को सटा कर रखें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है। द्रव में डुबाने पर कोई फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल जाती है। द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल जाती है। इंद्रधनुष परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन से बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष, वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन से बनता है। अर्थात इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। मानव नेत्र, न्यूनतम अस्पष्ट दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखता है, दूर नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु नज़दीक वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। रीजन क्या होता है कि लेंस की जो गोलाई और क्षमता बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है। रीजन क्या है कि लेंस की गोलाई और क्षमता बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है। प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष अर्थात दूर दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता है। रीजन क्या है? लेंस की गोलाई और क्षमता का घट जाना। दूर दृष्टि का रीजन क्या है? लेंस की गोलाई और क्षमता घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, अर्थात प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष को निवारण करना है तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। एक होता है जरा दृष्टि दोष, नहीं निकट दिख और नहीं दूर दिखता है। इसका रीजन क्या है? वृद्धावस्था में आँख की सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है। उपचार के लिए बाइफोकल लेंस अर्थात द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं अबिंदुता। ये क्षैतिज दिखता है, लंबवत नहीं दिखता है। अबिंदुता में क्षैतिज दिखता है और लंबवत नहीं दिखता है और इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। शंकु कोशिका से रंग और क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता की आभास होती है। शंकु कोशिका से रंग, क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता की आभास होती है। आँख में धूल पड़ने से नेत्र श्लेष्मा में सूजन हो जाती है, जिसके रीजन से आँख लाल दिखता है। आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है कम दूरी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब देखेंगे स्थिर विद्युत। आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर होता है। आवेश का नामकरण धनात्मक ऋणात्मक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश का नामकरण धनात्मक और ऋणात्मक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि उसका एरिया कम होता है। चालक में आवेश आसानी से प्रभावित होता है। चालक में आवेश आसानी से प्रभावित होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है और दूसरका में तांबा का यूज होता है। तड़ी चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ी चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और तड़ी चालक में तांबा धातु का यूज होता है।
अचालक से आवेश नहीं जाता है। कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार फिर सुनेंगे। कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेशित वस्तु का चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेशित वस्तु का चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। संपूर्ण आवेश बाहरी क्षेत्र पर रहता है। संपूर्ण आवेश बाहरी क्षेत्र पर रहता है। विद्युत विभव के सममात्रक वोल्ट विभवांतर का वोल्ट विद्युत धारिता का फैराडे होता है। विद्युत धारिता का सममात्रक फैराडे होता है। विद्युत सेल दो होते हैं। प्राथमिक सेल क्या होता है? एक बार यूज होता है। प्राथमिक सेल क्या होता है? एक बार यूज होता है। सेलों में रासायनिक से विद्युत में बदल जाता है। सेलों में रासायनिक से विद्युत में बदल जाता है। वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल इसका उदाहरण है। अब आते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीय सेल का यूज बार बार करते हैं। विद्युत से रासायनिक ऊर्जा, पुनः रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। वोल्टीय सेल का आविष्कारक वोल्टा ने किया था 1799 ईस्वी में। वोल्टीय सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था 1799 ईस्वी में। लेक्लांसे सेल का यूज जहां रुक का थोड़ा समय के लिए आवेश की आवश्यकता है वहां करते हैं। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मानव शरीर के शुष्क का विद्युत प्रतिरोध होता है कोटि जो होता है 10⁶ ओम के बराबर होता है। मानव शरीर शुष्क का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? कोटि 10⁶ ओम होता है। ओम का नियम, चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। ओम का नियम, चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V = IR होता है। ओम का नियम V = IR होता है। R एक नियतांक है। R एक नियतांक है। ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करे उसको ओमीय प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करे उसको अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे। एक ही पदार्थ से बने तारों का प्रतिरोध। मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, पतली तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। एक ही पदार्थ से बने तारों का प्रतिरोध, मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, पतला तार का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 R4 ... और समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/3 ... चौक प्रतिरोध को कम करता है। चौक प्रतिरोध को कम करता है। विद्युत शक्ति, परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति, परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा = वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000। पुनः एक बार फिर सुनेंगे। किलोवाट घंटा = वोल्ट × एम्पियर × घंटा बटे 1000। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्टमीटर दो बिंदु के बीच विभवांतर मापता है, उसको समानांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, समानांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज यह उपकरण सुरक्षा देता है। विद्युत फ्यूज जो बना होता है शीशा और टीन का बनाया जाता है, उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। शीशा जो होता है 37% और टीन जो होता है 63%। विद्युत फ्यूज को बनाने में शीशा टीन का यूज किया जाता है। शीशा होता है 37% और टीन होता है 63%। इसका गलनांक जो होता है कम होता है। विद्युत फ्यूज का जो गलनांक क्या होता है, कम होता है। शंट कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट क्या होता है, तो कम प्रतिरोध वाला तार होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। यह एसी वोल्टेज को अप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को अप डाउन करता है। यह केवल एसी वोल्टेज पर ही लागू होता है। इसका क्रोड जो होता है नरम लोहा का बना होता है। अब देखेंगे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत पर काम करता है। अब देखेंगे मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिक में बदलता है। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिक में बदलता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट ने दिया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेट ने दिया था। ऑस्टेट मूल रूप से डेनमार्क का रहने वाला था। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर एसी धारा होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर एसी धारा होता है जिसका वोल्ट 22,000 वोल्ट होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर एसी धारा होता है जिसका वोल्ट 22,000 वोल्ट होता है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज 1,32,000 तक बढ़ाया जा सकता है। विद्युत प्रतिरोध को मापता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधक को मापता है ओम मीटर। अब देखेंगे चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। चुंबकत्व के कारण चुंबक लोहा को आकर्षित करता है। चुंबकत्व के कारण चुंबक लोहा को आकर्षित करता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है। चुंबकत्व बीच में नहीं होता है। सदैव चुंबक ठहरता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। सदैव चुंबक ठहरता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। अगर कोई तीसरा ध्रुव हो तो उसको परिणामी ध्रुव बोलते हैं। अगर कोई तीसरा ध्रुव हो तो उसको परिणामी ध्रुव बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का प्रभावित एरिया को बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का प्रभावित क्षेत्र को बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखाएं की गुण। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण में एंड कर जाती है, अर्थात उत्तर से निकलकर दक्षिण में जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक समानांतर होती है। बल रेखाएं आसपास होती है। चुंबकीय पदार्थ कुछ देखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना। अनुचुंबकीय पदार्थ सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम। अनुचुंबकीय पदार्थ सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम। लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का यूज किया जाता है। अस्थायी के लिए नरम लोहा का यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक में नरम लोहा का यूज होता है। नमन कोण पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। नमन कोण पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब देखेंगे परमाणु भौतिकी।
परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र नहीं होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसके 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाभिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। नाभिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और आवेश विपरीत होते हैं। तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की आवेश की बात किया जाए, प्रोटॉन की आवेश की बात किया जाए तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोजकर्ता की बात की जाए तो गोल्डस्टीन है, इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन है और न्यूट्रॉन का चैडविक है। पोजिट्रॉन का एंडरसन है, पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। न्यूट्रिनो की पाउली, न्यूट्रिनो की पाउली, न्यूट्रिनो पर भी आवेश नहीं होता है। पाई मेसॉन की खोज करता है युकावा, पाई मेसॉन की खोज करता है युकावा। फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। डायोड बल्ब फ्लेमिंग ने खोजा था, डायोड बल्ब की खोज करता कौन है? फ्लेमिंग, 1904 ईस्वी में। रेडियो सक्रियता खोजकर्ता हेनरी बेकरल, पी क्यूरी, एम क्यूरी। जिस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या अधिक हो वो अस्थायी होते हैं, जिस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या अधिक हो अस्थायी होते हैं। रेडियम की खोजकर्ता रॉबर्ट पीरे, एम क्यूरी। रेडियो सक्रियता की पहचान सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था 1902 में। अल्फा बीटा गामा में अंततः या सीसा में बदल जाते हैं, अल्फा बीटा गामा जो किरण है अंत में सीसा में बदल जाते हैं। गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा का आयनन क्षमता ज़्यादा होता है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है, रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। मृत पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने के लिए C14 या C12 का यूज करते हैं। अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था 1905 ईस्वी में, अपेक्षिता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था 1905 ईस्वी में। E बराबर mc², E बराबर mc²। आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे, आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे जिन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन, एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है। पहली बार अमेरिका वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉर्न ने दिखाया था। यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी से यूरेनियम के नाभिक 2 भागों में बंट गए। कहते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहीमर ने किया था। यूज की बात किया जाए, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था जापान पर। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। पुनः एक बार फिर सुनेंगे, परमाणु बम का यूज अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यूज किया था। ये नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये धीरे धीरे होती है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज होता है। पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के निर्देश पर शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। रिएक्टर का महत्वपूर्ण जानकारी, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। मंदक के रूप में भारी जल एक ग्रेफाइट के रूप में यूज होता है। मंदक या भारी जल ग्रेफाइट के यूज होता है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। नियंत्रण छड़ की बात किया जाए तो कैडमियम या बोरोन का छड़ होता है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे, रिएक्टर के महत्वपूर्ण जानकारी, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है और मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का यूज होता है। ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। नियंत्रण छड़ की बात किया जाए तो कैडमियम या बोरोन का छड़ लगा होता है।
यूज की बात किया जाए, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति समस्थानिक उत्पन्न करने में, चिकित्सा, कृषि, वैज्ञानिक ईटीसी में इसका उपयोग होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा देते हैं। नाभिक को संलयित करने के लिए करीब 10 के पावर 8 केल्विन के उच्च ताप एवं दाब चाहिए। सूर्य और तारों में संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था और यह संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होती है। पुनः एक बार फिर सुनेंगे, सूर्य और तारों में संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में बनाया था और यह संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में होता है और ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? लेमेंतियर। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? लेमेंतियर। तारामंडल 89 है। तारामंडल 89 है। बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? सेंट्रोस। बड़ा तारामंडल का सेंट्रोस। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में 71% जो है हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व हैं। तारों का रंग पृष्ठताप का सूचक होता है। तारों का रंग पृष्ठताप का सूचक होता है। लाल जो रंग होता है वह निम्न को दर्शाता है। लाल कलर जो होता है निम्न ताप को दर्शाता है। उच्च पृष्ठ जो होता है सफ़ेद को दर्शाता है और अत्यधिक उच्चतम होता है वह नीला का दर्शाता है। एक बार फिर सुनेंगे, तारों का रंग पृष्ठताप का सूचक होता है। जिस तरह का रंग लाल होगा वो निम्न ताप है, जिस तरह का ताप सफ़ेद होगा वह उच्च ताप है और जिस तरह का नीला रंग होगा उसका टेम्परेचर जो होगा अत्यधिक उच्च होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को देखेंगे। अल्टीमीटर की यूज ऊंचाई मापने में, वायुयान की ऊंचाई में। अल्टीमीटर का यूज वायुयान की ऊंचाई में। अमीटर से विद्युत धारा। अमीटर से विद्युत धारा। अनीमोमीटर से हवा की शक्ति। अनीमोमीटर से हवा की शक्ति। बैरोमीटर से वायुदाब। बैरोमीटर से वायुदाब। कार्बोरेटर का यूज पेट्रोल इंजन में अंतः दहन में। कार्डियोग्राम हृदय की गति। कार्डियोग्राम का यूज हृदय गति में। क्रोनोमीटर जलयान के समय नापने में। क्रोनोमीटर जलयान के समय नापने में। कंपास बॉक्स उत्तर से दक्षिण दिशा की ज्ञान कराता है। कंपास बॉक्स उत्तर से दक्षिण की ओर ज्ञान कराता है। साइक्लोट्रॉन नाभिक कण को त्वरित करने में। डेंसिटी मीटर घनत्व को मापता है। डिक्टाफोन रिकॉर्डिंग करता है। फाइडोमीटर समुद्र की गहराई से मापा जाता है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। हाइड्रोमीटर घनत्व। हाइड्रोमीटर घनत्व। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। स्क्रूज गेज बारीक तारों का व्यास मापता है। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज होता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज होता है। पायरोमीटर दूर की ताप मापता है। पायरोमीटर दूर की ताप मापता है। टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर गति को मापता है। स्पीडोमीटर गति को दर्शाता है, जैसे कार, ट्रक में। रेन गेज वर्षा का नापने में यूज होता है। रेन गेज का। महत्वपूर्ण खोज को देखेंगे। परमाणु की खोज करता है डाल्टन 1808 ईस्वी में। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील बोहर प्लस रदरफोर्ड। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील बोहर प्लस रदरफोर्ड। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। रेडियो एक्टिविटा हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटा हेनरी बेकुरल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था 1905 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। रमन प्रभाव सीबी रमन 1928 में। रमन प्रभाव सीबी रमन 1928 में। एक्स किरण खोजकर्ता रॉन्टजन 1895 में। एक्स किरण की खोजकर्ता रॉन्टजन 1895 में। क्वांटम सिद्धांत मैक फ्लांक 1900 ईस्वी में। प्रकाश विद्युत प्रभाव
आइंस्टीन 1905 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन 1905 में। आवर्त सारणी मेंडलीव। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने। तपैनिक उत्सर्जन एडिसन। तपैनिक उत्सर्जन की खोजकर्ता एडिसन। डायोड बल्ब में फ्लेमिंग। डायोड बल्ब में फ्लेमिंग। नाभिकीय रिएक्टर खोजकर्ता फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर खोजकर्ता फर्मी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी 1901 में। बेतार का तार मार्कोनी 1901 में। अब देखेंगे कुछ मात्रकों की पद्धति। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर।